आज हमारे बीच में हमारे युवा सांसद और हरियाणा की राजनीति में बहुत ही अहम और ख़ास महत्व रखने वाले नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान में जो अग्निपथ केंद्र की योजना है उसके तहत जो अग्निवीर लिए जा रहे हैं उसका हमारी कांग्रेस पार्टी इस योजना का विरोध करती है। जिस तरीके से ये लागू की जा रही है उसको लेकर के अपनी पूरी बात कहेंगे। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान प्रदेश में कल तमाम विधानसभा क्षेत्रों में 200 विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के साथ, तमाम नेताओं के साथ संगठन का एक कार्यक्रम इस अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर लेकर के अस्थायी सेना में भर्ती की जा रही है और भारत की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हुए युवाओं के साथ में जो धोखा किया जा रहा है हम सब लोग कर रहे हैं। और आज मुझे एक चिट्ठी हाथ लगी है, काफ़ी जगह आई होगी कि 2019 में जो भर्ती हुई थी और जो भर्ती हो चुके उन युवाओं को भी एक चिट्ठी के साथ में ये कहा गया है कि आपको भी इसी अग्निवीर में शामिल, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर के तहत अस्थायी नौकरी में शामिल किया जाएगा। कहने का मतलब कि धोखे पे धोखा, और इतना बड़ा आक्रोश पूरे देश में हो रहा है युवाओं में, उसके बावजूद भी उनके जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम भारत की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कर रही है। और मोदी जी फिर भी एक बेशर्मी के साथ में मन की बातें कर रहे हैं, काम की बातें नहीं कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोल करके पूरे विस्तार से आज जो हमारे नेता आए हैं दीपेंद्र हुड्डा जी वो बोलेंगे। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहली बार आए हैं। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी इस विषय के ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इतवार है, आप लोग सभी पहुंचे हैं, उसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। हो सकता है किसी का ऑफ भी हो, लेकिन आप लोग आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं विशेष रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो आज इन्होंने यहाँ पर समय निकाला और इस जो एआईसीसी की कांग्रेस पार्टी की हमारी प्रेस वार्ता है इसमें स्वयं अपनी मौजूदगी देकर एक बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं इनका विशेष तौर पे इसीलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सही कहा, मैं पीसीसी के दफ्तर में तो आता रहा हूँ, यहाँ प्रेस वार्ता भी करता रहा हूँ जैसे आप सब, मगर जब से आप अध्यक्ष बने उसके बाद ये पहली प्रेस वार्ता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उस रूप में आज आपने यहाँ पे स्वागत किया, आपका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हमारे बीच में हमारी विधायक, हमारी बहन और राजस्थान की एक सशक्त आवाज़ किसान की युवा की कृष्णा पुनिया जी, हमारी बहुत ही आदरणीय सुचिता आर्या जी, जो एक आप सब जानते हैं एक बहुत लोकप्रिय किसान परिवार की संस्कारों को, पृष्ठभूमि को आगे लेके चल रही है, और सभी साथी। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अग्निपथ भर्ती योजना को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले। हम ये मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ये योजना ना तो देश हित में है, ना देश की फौज के हित में है,
ना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवान के भविष्य के हित में है। सरकार और प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहते हैं, अभी आप मन की बात सुन रहे थे प्रधानमंत्री जी की, हम आग्रह करते हैं अहंकार छोड़े सरकार और देश के नौजवानों की, देश की फौज की मन की बात भी सुने। ये इस सरकार की एक कार्यशैली रही है कि ये योजना लेके आते हैं, किसी से सलाह नहीं करते, मशवरे नहीं करते और उस योजना को लागू कर देते हैं। लोकतंत्र की सारी संस्थाओं को दरकिनार करते हुए, जैसे भूमि अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन बिल की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, 3 कृषि कानूनों की बात हो और अब इस योजना की बात हो, और उसके बाद जब तीर कमान से छूट जाता है तो उसके बाद निशाना साधने की कोशिश करते हैं, अलग अलग बदलाव लाते हैं कि इसमें ये कर देंगे, 2 साल की छूट दे देंगे, इस प्रकार से कंडीशन करेंगे, वो करेंगे, जैसे इसमें अग्निपथ में आप देख रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई बार देखा। मगर हम आग्रह करना चाहते हैं कि मन की बात सुने, प्रधानमंत्री जी अहंकार को त्यागें। कृषि कानूनों के मसले पे भी आपने देखा कि अंततः उन्होंने मांग को मानना पड़ा किस देश के किसान की, लेकिन 700 घरों के चिराग बुझने के बाद 700 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके बाद वहाँ भी यही हुआ था कि ना तो, और वही केस अग्निपथ में हुआ है, ना संसद को विश्वास में लिया गया, ना स्थायी समिति, रक्षा मंत्रालय की जो बनी हुई है संसदीय स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, उसमें कोई चर्चा की गई, ना कोई व्यापक देश में इस बात को लेकर कोई डिस्कशन हुआ। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब मैं जो 3-4 बिंदु शुरू में कहे कि हम इनको इसकी मांग हम वापस लेने की क्यों कर रहे हैं, उन 3-4 बिंदुओं पे एक एक करके मैं आना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की फौज को कमज़ोर नहीं होने देगी। ये राष्ट्र की सुरक्षा में नहीं, कोई भी ऐसा कदम जिससे देश की फौज अगर कमज़ोर होती दिखाई देगी, ऐसे कदम का हम डट के विरोध करेंगे। ये ऐसी पार्टी है, सत्ता दल, जो राष्ट्रभक्ति के नाम पर वोट तो अर्जित करना जानती है, लेकिन उस नौजवान जो छोटे गांव कस्बे में सुबह 4 बजे निकल जाता है घर से, रेस लगाने के लिए, दंड बैठक करने के लिए, प्रैक्टिस करके तैयार फौज की भर्ती के लिए, उसके मन में जो देशभक्ति का जज्बा है, उस देशभक्ति के जज्बे को ये समझ नहीं पाते। इस योजना से उस नौजवान के देशभक्ति के उस जज्बे का भी इस सरकार ने बहुत बड़ा अपमान किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, वो देश की सेवा के लिए फौजी बनने जाना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अग्निवीर बनना नहीं जाना है। हम कह रहे हैं कि देश की फौज कमज़ोर होगी इससे, कि केवल हम ही नहीं कह रहे, बहुत से रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं, परमवीर चक्र विजेता बहुत से हमारे कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं, और ये क्यों महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, आप ऐसी योजना लेके आए हैं जिस योजना के आधार पर धीरे धीरे हमारी फौज की संख्या कम होगी। आज के दिन 50 से 80 हज़ार हर साल भर्ती है। इस योजना के अनुसार 45 से 50 हज़ार के तक, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही मान के चलिए, मगर इन अग्निवीर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। उनमें से 1/4 यानी कि 12,000 सैनिकों को पक्की नौकरी मिलेगी। अगर ये योजना 15 साल तक चली तो कहीं ना कहीं हमारी जो आज 14 लाख हमारी सैन्य बलों की संख्या है, वो संख्या बल घटकर 6 लाख हो जाए। नंबर 1, फौज क्यों कमज़ोर होगी। दूसरा, फौज का सैनिक जो फ्रंट लाइन पे देश की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पे लिए हो, अगर वो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित स्वयं महसूस करे
वो किस जज्बे से लड़ेगा। फौज कोई व्यवसायिक विषय नहीं है। ये देश राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना से, ये जय जवान जय किसान का देश है। उस भावना से आत्म बलिदान करने के लिए भी देश का फौजी सरहद पे खड़ा होता है। आज आपने ऐसी स्थिति कर दी, 6 महीने की आपने ट्रेनिंग कर दी, 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, 1 साल चला गया। 4 साल में आखिरी के 1-1.5 साल, वो 4 साल के बाद क्या करेगा इस बारे में सोचेगा। आप लोगों ने भी जर्नलिज्म पढ़ा होगा, किसी ने स्नातक किया होगा, किसी ने इंजीनियरिंग करी होगी। 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है। आखिरी साल अब याद करें अपना, यहाँ तो 10वीं के बाद जा रहे हैं, मगर 12वीं के बाद भी अगर आप आखिरी साल याद करें तो आप ये सोचते थे कि इंटर्नशिप कहाँ करेंगे, आगे नौकरी कहाँ तलाशेंगे। वो अपने भविष्य को लेकर आखिरी साल में तो 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की छुट्टी, और आखिर का 1-1.5 साल इस असुरक्षा में कि आगे क्या करूँगा, फौज में रिटेन होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ऐसे में जिस देश का फौजी ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करे अपने भविष्य को लेकर, वो कैसे सुरक्षा कर पाएगा। फौज इसलिए कमज़ोर है। फौज क्यों कमज़ोर होगी? तीसरा कारण, आज फौज में जो ट्रेनिंग का हमारा तरीका, आज 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल की ट्रेनिंग, और अगले 2 साल में अपनी रेजिमेंट के अंदर जिसका प्रतीक है नाम नमक निशान, भावनात्मक रूप से टैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहा जाती है, फौजी ऑब्जॉर्व किया जाता है। और फौज के सभी जनरल्स विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरे साल के अंत में संपूर्ण फौजी मिलता है। यहाँ आपने वो जो 1 साल की ट्रेनिंग थी वो 6 महीने ही कर दी। तो जो ये हमारी रेजिमेंट्स जो आधार हैं, जिस आधार पे जो नींव है, जिस नींव के ऊपर दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फौज आज हिंदुस्तान की फौज मानी गई है, टाइम एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड, हर युद्ध में हमारी फौज जीती है। उसके बाद आज उस फौज की उस प्रणाली के साथ बिना कोई व्यापक चर्चा करे इतना बड़ा छेड़खानी करना, मैं समझता हूँ कि ये फौज की नींव को हिलाने का काम जो आप कर रहे हैं, इससे फौज कमज़ोर होगी। फौज क्यों कमज़ोर होगी? चौथा कारण, कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। आर्मर्ड कोर, रशिया के अंदर आप जाके पूछें, आर्मर्ड कोर की 5 साल की ट्रेनिंग है। आर्टिलरी, चीन की आर्मी में आर्टिलरी में 3.5 साल की ट्रेनिंग है। इन्फेंट्री, अलग अलग इन्फेंट्री के डिवीजन्स, अलग अलग देशों की, अगर मुल्कों की फ़ौज में अलग अलग उनकी ट्रेनिंग है। आज आप किस प्रकार से जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग धीरे धीरे एक संपूर्ण फौजी तैयार होता है, तीसरे चौथे साल में निकलता है, आप उसकी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं उस समय, तो देश की फ़ौज कमज़ोर होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय फ़ौज को, जिस फ़ौज ने देश की सुरक्षा में अपने बलिदान दिए हो, जिस फ़ौज को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फ़ौज माना गया हो, उस फौज में छेड़खानी नहीं होने देगी। हम सवाल करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, बताएं कि फौज में क्या कमी थी कि आज इतने बड़े बदलाव की फौज में आवश्यकता, वो भी बिना चर्चा। दूसरा बिंदु, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप जानते हैं इनकी नकारात्मक नीतियों की वजह से आज देश के 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और ये हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कह रही। ऐसी परिस्थिति में जब 65 लाख केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की नौकरियों में रिक्त स्थान हों, जिसमें से 26 लाख अकेले केंद्र सरकार में रिक्त स्थान हों, और 2 लाख से ज़्यादा फौज में रिक्त स्थान हो, ये स्वयं मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था 28 मार्च को संसद में, उसमें जानकारी मिली, जैसा आप जानते हैं। उसके बाद ये आंदोलन बना पूरे देश में कि 2 लाख से ज़्यादा फौज में रिक्त स्थान हैं और 3 साल से भर्ती नहीं हो रही। पहले तो रक्षा मंत्री जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बनी कि 3 साल से कोई भर्ती नहीं, इतने रिक्त स्थान फौज में और अलग अलग वैकेंसीज़ में। ऐसे नौजवानों के भविष्य के साथ रिकॉर्ड बेरोजगारी का जो सामना कर रहे हों,
इतना बड़ा मजाक की सरकार ने किया है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि धीरे धीरे वे फौज की जो हमारी संख्या घटेगी, स्वाभाविक रूप से संख्या घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी बात, जो लोग अग्निवीर 4 साल के बाद जिनकी फौज से छुट्टी कर दी जाएगी, आज बड़े बड़े क्लेम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि उनको अलग अलग फोर्सेस के अंदर, जो गृह मंत्रालय के अंडर सारी फोर्सेस हैं, उनमें प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में प्राथमिकता दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो लोग 15 साल की ट्रेनिंग करके घर वापस आ रहे हैं 35 साल में, आज कितने ऐसे रिटायर्ड फौजियों को आपने अपनी फोर्सेस के माध्यम से अब्जॉर्ब करने का काम किया है? कितने ऐसे फौजियों को आपने किया है, एक्स सर्विसमैन को किया है? क्योंकि आज भी प्रावधान है, आज भी हर जगह प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे पुलिस फोर्सेस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर CISF, BSF, CRPF की फोर्सेस हों, चाहे वो PSUs के अंदर जैसे NTPC इत्यादि, वहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ी हुई वैकेंसीज हों, आज भी एक सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन उनको तो आप अब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे। आने वाले समय में जब इतने लोगों की छुट्टी करके आप घर भेजेंगे तो आप किस आधार पे? तो ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। युवाओं की देशभक्ति की भावना का भी बहुत बड़ा अपमान है, जैसे कि मैं पहले आपके बीच में कह चुका। एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है सरकार द्वारा कि जी इजराइल में ऐसा होता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने एक हरियाणा के अंदर, एक हम बोलते हैं, शायद राजस्थान के अंदर बोलते होंगे नकलची बंदर, आपने सुना होगा एक निकलची बंदर। ये सरकार, आपको याद होगा 3 कृषि कानून जब लेके आई तो सरकार ने कहा कि अमेरिका के अंदर इसी रूप में कॉरपोरेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में है। हमने कहा अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान अलग है, परिस्थितियां अलग है। आप इस देश को समझो। 50% लोग कृषि पे आधारित हैं, अमेरिका में आधा प्रतिशत है। यहाँ कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं चलेगी, यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून चलेंगे। कांग्रेस ने हिंदुस्तान की परिस्थितियां देखते हुए MSP की प्रणाली को और बाकी मंडी व्यवस्था की प्रणाली को विकसित करने का काम किया था, मगर सरकार ने उस समय नहीं मानी। खामियाजा देश के किसान को हुआ, देश को हुआ। 700 किसानों की जान कुर्बान हुई और उस बलिदान लेने के बाद सरकार ने अपने कदम उठाए, प्रधानमंत्री जी ने वो प्रेस वार्ता करी। आज वही बात पहले अमेरिका से लेके आया था, अब कह रहे इजराइल में आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। छोटा मुल्क है, मगर छोटे मुल्क से भी ज़्यादा एक एडवांस इकॉनमी है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, 100% एम्प्लॉयमेंट है अलग अलग सेक्टर्स में। कोई स्वेच्छा से आर्मी में जाना ही नहीं चाहता। वहाँ भावना में भी फ़र्क है हिंदुस्तान में और इजराइल में। ये देशभक्ति हमारे गाँव में, छोटे कस्बों में नौजवानों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई। वहाँ आर्मी फर्स्ट चॉइस नहीं है इजराइल में, कोई फर्स्ट प्रेफरेंस से आर्मी में नहीं जाना चाहता। इसीलिए वहाँ तो कंपलसरी सर्विस करके 4 साल में रिटायरमेंट करके सारी 100% सबको जाना पड़ता है। वहाँ की स्थिति अलग है, हिंदुस्तान की परिस्थितियाँ अलग हैं। हिंदुस्तान में नंबर 1 चॉइस, जैसे मैंने कहा, बहुत हिंदुस्तान के नौजवानों की गाँव में, छोटे कस्बों में जो लोग 4 बजे उठ के अपनी प्रैक्टिस करने निकलते हैं, मैदान में दौड़ लगाते हैं, उनकी सबसे सर्वोत्तम अगर कोई चॉइस है तो वो फौज में जाना। इसलिए ये नकलची बंदर, कभी हिंदुस्तान की परिस्थिति है कि सरकार ने नकलची बंदर का रूप ले लिया है। कभी अमेरिका से ला रहे हैं, कभी इजराइल से ला रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोगों के लिए सूटेड जो नीतियां हैं वो चलेंगी, वहाँ की नहीं चलेंगी। इसमें
बाकी आपके बहुत से प्रश्न होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई दो मुख्य बिंदु कि देश की सुरक्षा और के साथ समझौता नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, देश की फ़ौज को कमज़ोर नहीं हम होने देंगे, और देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी दो मुख्य बिंदु हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ सरकार से, कई विषय ऐसे होते हैं राष्ट्र सुरक्षा और फौज का वो विषय जहाँ राजनीति का कोई स्कोप नहीं है। आप राजनीति करिए, आपकी आदत है, आप हर चीज़ पे राजनीति करते हैं, आप करिए, हर चीज़ पे राजनीति करिए, लेकिन देश की फौज राष्ट्र सुरक्षा पे राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति होनी चाहिए। और राजनीति क्या है? राजनीति का अर्थ सभी को विश्वास में लेकर एक मत से नीतियां बने, क्योंकि देश का फौजी किसी एक विचारधारा का कोई के परिवारों से नहीं जाता, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक भाषा, किसी एक भूषा के परिवारों से नहीं जाता। उसमें संपूर्ण देश के अलग अलग एक एक कोने से देश की सीमा पर फौजी जब जाता है तो हिंदुस्तान अपने दिल में लिए जाता है, भारतवर्ष के प्रति समर्पण अपने दिल में लिए जाता है। ये राष्ट्र है और इसीलिए ये राजनीति इन विषयों पर नहीं होनी चाहिए। आज मैं राजनीति क्यों कर रहा हूँ? ये कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार दबाव में थी, रिकॉर्ड बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था विफलता की तरफ लुढ़क रही थी। 2 करोड़ रोजगार हर साल का वायदा था, उस वायदे में सरकार पूरी तरह विफल हो गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उस जुमले को छुपाने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया कि 10 लाख नौकरी देंगे, जो मैंने आपको साफ बताया कि 10 लाख काल्पनिक स्वप्न ना दिखाएं, मगर जो ये 62 लाख रिक्त स्थान पड़े हैं जिसमें 2 लाख से ज़्यादा फौज के, इनकी असली भर्ती सरकार निकाले, असली भर्ती करे। ये हमारी मांग है सरकार से। तो ये तो प्रमुख राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से, राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ बातें थी। इसके साथ साथ मैं एक राजस्थान और हरियाणा जैसे प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वो प्रदेश हैं जहाँ से परंपरागत रूप से फौज की भर्ती बड़े पैमाने पर रही है। यहाँ के नौजवान को कैसा दोहरा झटका लगा है? वैसे तो पूरे देश के नौजवान को झटका लगा है, मगर यहाँ के नौजवान को कैसा झटका लगा है वो भी मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा, एक ये भी बात आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं रेजिमेंट सिस्टम जो है, जो फौज की नींव है, जो आधार है, उनकी जिन क्षेत्रों से परंपरागत रूप से बड़ी पैमाने में भर्ती होती है, जहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें बहुत सा राजस्थान में भी है, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए समर्पित होकर बलिदान देने की परंपराएं रही हैं, उन इलाकों के अंदर कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया ऑल क्लास की बात आई है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ये एक और प्रश्न पूछा गया था संसद में हमारे एक साथी सांसद द्वारा, ये 11 फरवरी 2022 को। ये सारे प्रश्न इस लेटेस्ट सेशन में ही पूछे गए थे, चाहे वो जो मैंने पूछा था कि जिसमें जवाब आया था 3 साल से भर्ती नहीं हो रही और 2 लाख से ज़्यादा वैकेंट है, इसमें यह पूछा गया था कौन से प्रदेश से कितनी भर्ती हो रही है। अगर हम राजस्थान का देखें तो राजस्थान में 2019-20 में लगभग 6,887 पक्की भर्ती, लगभग 7,000। राजस्थान की एवरेज लगभग 7,000 के करीब है, उसके बाद से भर्ती हुई नहीं। पहले भी हर आप साल ले जाके देखें तो 7,000 के इर्द गिर्द ये आंकड़ा घूमेगा। मैं साथ में हरियाणा भी जोड़ूंगा, हमारे हरियाणा से भी लगभग 5,000 की भर्ती 2019-20 में। ये अब इस ऑल इंडिया ऑल क्लास के बाद अग्निवीरों की संख्या राजस्थान में घटकर
2604 और हरियाणा में घटकर 963, अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग। तो जहां आपकी 7000 के करीब पक्की भर्ती होती थी राजस्थान में, वो अग्निवीर की भर्ती लगभग 2500। और आपको पता है कि इसमें से भी पक्के 4 साल के बाद 1/4 इसमें से पक्के किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो योजना आई है, किस रूप में ऐसे प्रदेश जिन्होंने और ऐसे इलाके जो आज परंपरागत रूप में जिन्होंने फौज में अपने बलिदान दिए हैं, इन प्रदेशों और इन इलाकों के हितों में भी नहीं है। इनके नौजवानों के हितों के साथ भी कुठाराघात कहीं ना कहीं ये है। इस बात को भी समझ, कितना नुकसान होगा पक्की भर्ती में, इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये भी एक विशेष रूप से मैं ये बात रखना चाहता था। अब आपके कुछ प्रश्न हो इस योजना संबंधित हमारी, और जैसे बताया भी अध्यक्ष जी ने, कल हमारी पार्टी के पूरे देशव्यापी एक मुहिम है, आज भी देशव्यापी मुहिम है। आज 20 राजधानियों में अलग अलग शीर्ष कांग्रेस के नेतागण 20 राजधानियों में अलग अलग विस्तृत रूप से इस योजना को लेकर हमारी क्या रिजर्वेशंस हैं वो आप लोग के माध्यम से हम लोग देश के सामने रख रहे हैं। अपनी मांग को रख रहे हैं कि योजना वापस हो। कल हर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा लेवल पे 10 बजे से 1 बजे तक एक धरना रहेगा। देश के नौजवान के हक का धरना, राष्ट्र सुरक्षा के हित का धरना, देश की फौज को कमज़ोर ना होना देने के संकल्प को लेके धरना। कल हमारा एक व्यापक धरना रहेगा। उस धरने में राजस्थान की बहुत ज़बरदस्त तैयारी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे अध्यक्ष जी का। जिस तरह से हमें जानकारी मिली, बहुत ही सर्वोत्तम तैयारी यहाँ पे राजस्थान में भी है, जिसका कल आप लोग कवरेज करेंगे। उसकी भी आप तक जानकारी देना मैंने मुनाफिक समझा। और इसके अलावा कोई आपके प्रश्न हो, देखिए हमने मांग करी इसको वापस लेने की। हमने मांग करी कि केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले, जो आज 3 साल से भर्ती नहीं हुई। ये वातावरण बन गया कि नौजवानों ने खुदकुशी कर ली, और रक्षा बहुत से नौजवानों ने खुदकुशी कर ली। कैसे, बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। मैं भी बहुतों के घर गया हूँ हरियाणा में, और इसीलिए हमने रक्षा मंत्री जी से कहा कि आप जिम्मेदारी लेके देश से माफ़ी भी मांगे। हमारी कोई मिलिट्री के अंदर कोई रिफॉर्म्स अगर लाए जाएं हमारी देश की फ़ौज को मजबूत करने के लिए, उससे हम आप आपत्ति नहीं, ये भी हमें स्पष्ट करना आखिर मैं चाहूँगा। मगर उसकी प्रक्रिया हो, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो, स्टैंडिंग कमेटी में हो, पार्लियामेंट में हो, देश के सामने सारी बात रखें, तथ्य रखें, चर्चा हो। और उसके बाद अगर देश की फ़ौज को, मिलिट्री को मजबूत करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाएगा, तो हम उस कदम का पूरी तरीके से स्वागत करेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है, कहीं ना कहीं ऐसा देश में इंप्रेशन गया है, आखिरी पॉइंट ले लेते हैं फिर आपके प्रश्न लेंगे, कि ये पेंशन को बचाने के लिए किया जा रहा है, पेंशन बजट को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये भी इंप्रेशन जाना बड़ा नकारात्मक संदेश है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की फौजियों के लिए जिस प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर उन्होंने 2014 की पहली चुनावी सभा करी थी गुजरात से आकर, जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे पड़ता है, जो रेवाड़ी का हमारा ज़िला, और वहाँ पर उन्होंने उद्घोष किया था 1 रैंक 1 पेंशन। रेवाड़ी की उस वीर भूमि पे वो कह के गए थे 1 रैंक 1 पेंशन, मगर वहाँ से अब 9 रैंक 9 पेंशन दिल्ली से उन्होंने देश के फौजियों के बीच में ये संदेश दिया, नकारात्मक है। और ये बजट की बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर इन्हीं की सरकार में देखें, हमारी सरकार से तुलना नहीं, वो भी आप तुलना करके देख सकते हैं,
कितनी कटौती की गई है बजट में, लेकिन रक्षा बजट मात्र पिछले 5 साल में हम देखें, यूपीए के समय देखें तो और ज़्यादा गिरावट रक्षा बजट में, लेकिन मात्र 5 साल में 2017-18 में 17.8% केंद्र सरकार का खर्च रक्षा बजट को समर्पित था और 2020-21 में ये घटकर 17.8% से 13.2%। इतनी भारी गिरावट जब चीन हमारे दरवाजे पे दस्तखत दे रहा हो और कई कई किलोमीटर अंदर चीन की फौज कहीं कहीं, जो सरकार और फौज ने स्वयं उस बात की यथास्थिति देश के सामने रखी हो, जब पाकिस्तान और चीन एक होकर टू फ्रंट वॉर की बात करते हों, ऐसे समय रक्षा मंत्रालय का रक्षा बजट को इतनी भारी कटौती कौन सी देशभक्ति है? ऐसे समय देश के नौजवान के दिल में जो सपना था देश को समर्पित होकर फौजी बनने का, उस सपने को चकनाचूर करना कौन सी देशभक्ति है? सरकार ये बताए। तो आपके कोई प्रश्न हो? होगा जी, हरियाणा के रोहतक के गढ़ी सांपला में छोटू राम संग्रहालय है, वहाँ किसान संगठनों की और एक धनखड़ खाप है, उसकी बैठक हुई। ओपी धनखड़ जी ने नेतृत्व किया। राजस्थान से भी काफी सारे किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता उसके अंदर मौजूद रहे। वहाँ युवाओं से कहा गया है कि आप इस अग्निवीर भर्ती योजना के फॉर्म ना भरें, और अगर इसके फॉर्म भरते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो उनका सामाजिक रूप से उनको अलग थलग कर दिया जाएगा, एक तरीके से उनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।